हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। टुडे आज की इस वीडियो में बात करेंगे द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। थाईलैंड में अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं, इट्स बिन नोन एज अ बजट ट्रैवलर्स पैराडाइज, लेकिन 2025 में चीज़ें आर चेंजिंग रैपिडली वेरी फास्ट। चाहे आप होटल प्राइसेस की बात करें, फूड की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, prices are rising and tourists are starting to feel the pinch। लेकिन इस वीडियो के अंदर we will also see the breakdown कि ये जो कॉस्ट हैं थाईलैंड में क्यों ऊपर जा रही हैं and whether the Thai economy is really doing well or not। इकोनॉमी को थोड़ा समझना ज़रूरी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वक्त लेके मैं इकोनॉमी के बारे में बात करूँगा एंड देन वी शैल कम डाउन टू दिस ब्रेक डाउन जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करें। एक हाइप का फीचर यूट्यूब ने निकाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कमेंट्स पे जैसे जाएंगे यू स्वाइप राइट तो आप हाइप कर सकते हैं वीडियो को, तो वीडियो और रिकमेंडेशन में जाती है। तो अब सबसे पहले अगर मैं इनकी इकोनॉमी की बात करूँ, when it comes to cost of living and travel expenses, जो इनकी नेशनल ग्रोथ है doesn't tell the फुल पिक्चर टू अस, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी इकॉनमी स्टेबल है। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें, ग्रोइंग तो है इनकी इकॉनमी, लेकिन जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, कमज़ोर है। इनकी जो इकॉनमी दैट्स अ मिक्स्ड इकॉनमी विच इज़ लार्जली ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज और एग्रीकल्चर जो है थोड़ा सा उसका कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट गो बाय द नंबर्स ऑलवेज बिकॉज आई डोंट रियली ट्रस्ट नंबर्स, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 25% जो है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। होल सेल रिटेल की अगर मैं बात करूँ तो 15% है, 16% आप कह सकते हैं वो है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करूँ, सर्विसेज की बात करूँ तो वो है 10%, 9.2% आप कह सकते हैं। और अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे काफ़ी कम है, यानी कि 8% के आसपास ही वो रहती है। जहाँ पे बैंकॉक की बात आती है या नियर बाई एरियाज़ की बात आती है, वो है बेसिकली इकनॉमिक हब्स, जो कि मेजर इकनॉमिक हब्स हैं, जहाँ पे काफ़ी बिजनेस है, रिटेल है और कंपनीज़ हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थाईलैंड मांगता है या इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को बुलाता है, दैट ऑल गोज़ टू ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर which is known for attracting investments in tech and industries। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर की बात की जाए तो अगर आप नॉर्दर्न रीजन में चले जाएं, नॉर्दर्न थाईलैंड में चिंग माई, चिंग राई में चला जाए, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जो कि देखा जाए गरीबी भी ज़्यादा है वहाँ पे और इकोनॉमिक कंडीशंस स्टेबल नहीं रहती हर बारी। कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो थाईलैंड वाज नॉट एन एक्सेप्शन, तो थाईलैंड को भी इन्फ्लेशन का सफ़र करना पड़ा, यानी कि 6.1% 2022 के अंदर रिकॉर्ड की गई। बाय 2024 इट कूल डाउन टू अबाउट 2.3% एंड 2025 द फोरकास्ट जो अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट विल रेंज बिटवीन 0.3% टू 1.3%। साउंड्स गुड, लेकिन हियर इज द कैच, डिस्पाइट लोअर इन्फ्लेशन प्राइसेस। ठीक है, इन्फ्लेशन कम होने के बाद भी, कंट्रोल होने के बाद भी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फिगर्स के साथ, उसके बावजूद भी फूड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और जो एक्टिविटीज़ हैं थाईलैंड में एक्सपेंसिव हो रही हैं, दे स्टिल क्लाइंबिंग हाई। वाई? क्योंकि कुछ सर्टेन कॉस्ट जो हैं वो कम नहीं हो सकती हैं, रिवर्स नहीं हो सकती, चाहे इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड में अगर मैं बात करूँ रेंट्स की, जो बिजनेसेस के रेंट हैं, होम्स के हैं, वो काफ़ी हाई हैं, स्पेशली बैंकॉक में, फुकेट में और चिंग माई में। जो कॉस्ट है लेबर की, यूटिलिटीज़ की, वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। जो बिजनेसेस हैं, कोई रेस्टोरेंट अगर चला रहा है तो जो उसका एक छोटा रेस्टोरेंट का भी जो खर्चा है वहाँ पे 60,000 थाई बाट है मंथली रेंट। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि लेबर की कॉस्ट भी गई, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट भी बढ़ी और जो रेंट्स हैं वो भी बढ़े, जिसकी वजह से सारी जो हीट है, ये जो सारा जो इसका इम्पैक्ट है कंज्यूमर्स पे चला जाता है या फॉरेन टूरिस्ट पे चला जाता है। फ्यूल प्राइसेस जो है ग्लोबली आपको पता है कि हाई गए हैं, पीछे थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई हैं प्राइसेस, लेकिन स्पाइक अभी भी देखा गया है थाईलैंड में फ्यूल कॉस्ट का। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ है और वो पता लगता है जब आप ग्रैब, बोल्ट जैसी टैक्सीज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। अब बात यह है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल है इनकी, पहले से कमज़ोर हुई है और अभी भी जो 2025 का टारगेट है वो कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं शो कर रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद थाईलैंड एक्सपेंसिव क्यों हो रहा है? देखिए, दिस इज़ अ बेसिक इकोनॉमिक्स कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं दे ऑलवेज रिमेन स्टिकी ऑन हायर साइड और अपवर्ड्स। जो बिजनेसेस होती हैं वो प्राइसेस जो हैं
अगर एक बार हाई हो जाए तो उसको हाई रहने देती, उससे कम नहीं करती जब तक उनके लिए उनके सामने कोई कंपटीशन ना आ जाए। आप इसे ऐसा समझिए कि अगर मैं आपको 10,000 रेंट दे रहा था और मैं आपका रेंट बढ़ा के 15,000 देता हूँ, तो क्या अगली बार आप 10,000 रेंट लेंगे? अगर रेंट गिरे हैं तो आप नहीं लेंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे तो 15,000 रेंट ही चाहिए, ठीक है ना। लाइक वाइज जो फ्यूल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट इन्फ्लेशन में, या रेंट की कॉस्ट, मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ती है, देन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाए, वापस रिवर्स कर भी जाएं, तो जो प्राइसेस हैं बिजनेसेस उससे कम नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो द फ्यूचर ट्रेंड्स कि कल को अगर फिर से इन्फ्लेशन बढ़ी तो मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, ठीक है। तो इसके कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, होटल्स की अगर मैं बात करूं, दे साइन यूजुअली लॉन्ग टर्म लीजेस विद हायर रेंट्स ऑलरेडी, तो इसलिए जो रेंट हाइक्स होते हैं वो रिवर्स नहीं करते कभी भी। वेज जो होती है, अगर लेबर कॉस्ट आपने एक बार बढ़ा दी तो लेबर को आपको उतना देना पड़ता है, आप कम नहीं कर सकते। कंज्यूमर प्राइस की बात करूं तो अगर कंज्यूमर ऑलरेडी हाई प्राइस पे कर रहा है तो कोई भी बिजनेस उसको स्लैश नहीं करती प्राइसेस को, जब तक उनके सामने कोई कंपटीशन और ना आ जाए सस्ता। दे फील लेस प्रेशर्ड। प्रॉफिट बफर भी रखना पड़ता है कि ठीक है मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि इतना रख के चलना है फ्यूचर में, उसकी वजह से भी अगर प्राइसेस एक बार बढ़ जाती है तो वो नीचे नहीं आती, क्योंकि उनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंगली फॉर फ्यूचर थिंग। तो ये अगर आप बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझ लें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि थाईलैंड में इन्फ्लेशन कम होने के बाद भी, इंप्रूवमेंट्स के बाद भी प्राइसेस हाई क्यों हैं, होटल्स की या फूड की या ट्रांसपोर्टेशन की। जो करेंसी स्ट्रेंथ भी अगर आप देखें थाई बाट की फॉर टूरिस्ट, इन्फ्लेशन लो होने के बावजूद भी जो थाई बाट है स्ट्रॉन्गर रहा है। दैट मीन्स, दैट बीइंग सेड कि यू विल गेट लेस थाई बाट इफ़ यू स्पेंड मनी। सो एक्सपेंसिव तो आपके लिए हो ही जाएगा। एंड प्लस अभी हाल ही में अगर आप देखें, कंपेयर करें, थाई बाट एक्सपेंसिव रहा है, स्ट्रॉन्गर रहा है कंपैरेटिवली टू इंडियन रुपी, यूरो, येन, क्योंकि जो टूरिस्ट फुटफॉल पीछे अगर आप देखें कुछ महीनों पहले का, वो काफ़ी हाई था थाईलैंड में, जिसकी वजह से थाई बाट स्ट्रॉन्गर रहा है। नाउ आई गिव यू द एक्चुअल रीजंस के जो कॉस्ट हैं वो इतनी क्यों गई हैं ऊपर, फॉरेन टूरिस्ट को क्यों अभी भी पिंच कर रही है इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद भी। तो रेस्टोरेंट्स के जो रेंट्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे 60,000 थाई बाट पर मंथ की। एक छोटे रेस्टोरेंट की बात करूँ, कम जगह की बात करूँ, जहाँ पे अगर रेस्टोरेंट्स कोई चला भी रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसे 60,000 थाई बाट रेंट पड़ रहा है पर मंथ, स्पेशली फॉर रनिंग स्मॉल आउटलेट्स इन बैंकॉक। लेबर यूटिलिटी कॉस्ट की बात करूं, वो भी यहाँ पे हाई हुई है। फ्यूल प्राइसेस भी जो है यहाँ पे गए हैं, अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने आपको बताया, पीछे एग्जांपल भी लिए कि जहाँ मैं 3-4 किलोमीटर के 150 रुपये देता था, आइनर की बात करूँ, आज मैं वहीं 250-300 रुपये दे रहा हूँ अगर मुझे ग्रैब या बोल्ट जैसी टैक्सीज को, सर्विसेज को यूज़ करना है। या टुक टुक की मैं बात करूँ, एक टुक टुक ड्राइवर भी 7 या 8 किलोमीटर के आपसे 450, 500, 600 रुपये तक मांग लेता है। तो कन्वीनियंट ज़रूर है लेकिन एक्सपेंसिव हो गया, बात यह है सारी, ठीक है। नाउ द थिंग इज, बाइफिकेशन दूँ आपको, एकोमोडेशन की बात करूँ यहाँ पे थाईलैंड की, तो होटल के प्राइसेस 15 से 30% ऊपर गए हैं सिंस पैंडेमिक। एवरेज रेंटल्स हैं वहाँ पे रहने के, जो होम रेंटल्स हैं वो हैं 9,000 थाई बाट से 7,000 थाई बाट भी है, 9,000 भी है, अप टू 25,000 फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट। या कॉन्डो की अगर मैं बात करूँ, सिटी सेंटर में कॉन्डो की प्राइसेस डिपेंड करता है किस साइज़ का आप ले रहे हैं, किस फैसिलिटीज़ का ले रहे हैं, किस लोकेशन पे ले रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो गो अप टू 25,000 थाई बाट। फुकेट, कोसा मुई के अंदर भी अगर आप एवरेज रेंट देखें, दैट कम्स अराउंड 44,000 थाई बाट पर मंथ, यानी कि ये 25% या 50% ज़्यादा है मोर देन नॉन टूरिस्टी एरियाज इन थाईलैंड। जो एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी है अगर आप देखें कुछ सालों में, सिंस 2023, 4 एंड 5, तो दैट इज़ मिनिमम 23,000 थाई बाट 695, एक्चुअल फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसके आसपास लगभग बनती है, ये 24,000 थाई बाट आप कह सकते हैं बनती है, हायर साइड पे लेके चल रहा हूँ। देन फूड एंड ड्रिंक्स की बात करें तो जो अभी भी अगर आपको सस्ता खाना है, बेटर दैट यू शुड ऑप्ट फॉर स्ट्रीट फूड, जो स्टॉल्स होते हैं, अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है, एंड यू स्टिल कैन ईट विद इन 100 थाई बाट। लेकिन अगर मैं वैसे रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि रेंटल्स और यूटिलिटी कॉस्ट या उनकी लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि एक रेस्टोरेंट में खाना आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो एक मील जो कभी अगर आप देखें, एक नेशनल थाईलैंड का मैं आर्टिकल देख रहा था, उसमें मुझे ये पता लगा कि 2012 से लेके अब तक 2025 में कम से कम 106% की बढ़ोतरी देखी गई है फूड की कॉस्ट के अंदर। तो जो 40-50 थाई बाट का आप खाना खा लेते थे कभी 2012 में, वो आज आपको मिनिमम 100 बाट का या 70 बाट का पड़ता है। एवरेज हाउस होल्ड फूड स्पेंडिंग की भी अगर मैं इनकी बात करूँ, दैट इज़ पर मंथ आज की डेट में वो है 8,000, 8,500 बाट पर मंथ, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाके खाएं, चाहे वो
फूड को ऑर्डर करें चाहे वो घर में बना के खाएं। तो ये खर्चे बने हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात कर लें तो जैसे बताया कि फ्यूल प्राइसेस के अंदर हाइक हैं, मोटर रेंटल्स के अंदर भी 20 से 25% आइलैंड्स पे कोह सामुई जाते हैं, फुकेट जाते हैं तो रेंटल्स भी बढ़े हैं बाई 20 to 25%। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही आपके लिए बेटर रहेगा, स्टिल अफोर्डेबल। MRT की टिकट या BTS की टिकट आप करते हैं दैट इज़ बिटवीन 10 भाट टू 50 भाट। ये मंथली पासेस अगर आप बनवाते हैं, अगर आप वहाँ रहते हैं एज एन एक्सपैट, तो कम से कम 600 भाट से लेकर 2000 थाई भाट के मंथली पासेस यहाँ पे बनते हैं। एंड दैट्स इट। अगर आप ओन करते हैं तो फ्यूल और प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट जो आपकी बनती है दैट इज़ अराउंड 7,000 to 10,000 भाट पर मंथ। एक्टिविटीज़ एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी उछाल देखा गया, दैट इज़ फ्रॉम 25 to 50% मोर एक्सपेंसिव इन प्लेसेस लाइक फुकेट और कोह सामुई। मूवी टिकट्स अगर की बात करूं जो कॉस्ट है दैट इज़ 140 to 600 थाई बाट। नेशनल पार्क्स की फ़ीस भी बढ़ी है, बोट टूर्स की भी फ़ीस है, डाइविंग की भी पैकेजेस एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो भी एक्सपेंसिव हुए हैं यहाँ पे बैकपैकर्स के लिए। तो बेटर ये रहता है एक्सप्लोर टेम्पल्स और आउटबीट डेस्टिनेशंस और आउटस्कर्ट्स में चले जाएं आप, पब्लिक पार्क्स, फेस्टिवल, नाइट मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। एक बेटर एक्सपीरियंस रहता है आपके लिए, आप उसे सस्ता बना सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करूं, आई थिंक दे आर लाइकली टू शिफ्ट टूवर्ड्स अट्रैक्टिंग वेल्दियर टूरिस्ट नाउ। थाईलैंड एक टूरिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और जब मैंने ये न्यूज़ हाल ही में पढ़ी जहाँ पे PM थस्किन ने ये स्टेटमेंट दी कि जो है दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट गोल्डन वीज़ाज फॉर वेल्दियर टूरिस्ट एंड फॉरेन रेजिडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊँ तो what actually is given in the statement is proposed a golden visa scheme inviting rich foreigners to invest in Thailand and buy property. While this could boost the economy, it also risks making certain sectors like real estate and premium services even pricier. तो आप ये सोच सकते हैं इससे कि क्या फ्यूचर में थाईलैंड सस्ता होगा, क्या प्राइसेस को गिरा जाएगा, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। हालांकि अभी हाल ही में फुटफॉल ज़रूर कम है फॉर वेदर, बिकॉज ऑफ वेदर या और फैक्टर्स हैं उसके पीछे, लेकिन ये टेम्प्रेरी फेज है। अगर टूरिस्ट का फुटफॉल दोबारा शुरू हो गया, डिमांड शुरू हो गई, होटल्स ऑक्यूपाइड रहे फ्यूचर में और आगे अगर इन्होंने गोल्डन वीज़ा जैसी स्कीम लागू कर दी तो मतलब कहने का ये हुआ कि थाईलैंड और एक्सपेंसिव आने वाले टाइम में हो सकता है। ठीक है, और टूरिस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद अगर ये ऐसा स्टेप ले रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी डिजास्ट्रस फॉर देम टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर पर्सनली इसके बारे में सोचूं, इट इज़ नॉट अ बैड मूव। वो अपनी कंट्री को ग्रो होते हुए ज़रूर देखना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप टूरिस्ट का ख्याल नहीं रख रहे जो आपका बैकबोन है, तो इससे इनकी इकोनॉमी पे वैसे भी असर पड़ सकता है। ठीक है, सो टू सम अप दिस वीडियो, थाईलैंड इकोनॉमी लुक्स ग्रेट ऑन द पेपर्स, लेकिन अगर मैं टूरिस्ट की बात करूं तो दे स्टिल फील द हीट व्हेन इट कम्स टू डे एक्सपेंसेस। एंड ऑनेस्टली जो मैंने अभी अपनी पर्सनल ट्रिप किया है उसमें मुझे काफ़ी महंगा लगा थाईलैंड हर सेक्टर में। चाहे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं चादुशाक वीकेंड मार्केट में गया शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे बारगेनिंग भी नहीं कर रहे लोग। अगर आपने बारगेन किया तो बारगेनिंग ले ही नहीं रहे आपसे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आपने लेनी है चीज़ लो, छोड़नी है छोड़ के चले जाओ। तो वहाँ पे अब ये ट्रेंड शुरू हो गया कि बारगेनिंग के भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड बचते हैं, इतना लोग नहीं करते हैं बिकॉज ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उनकी भी ऊपर गई है, सो दे डोंट हैव द कैपेसिटी और स्पेस टू बारगेन अ लॉट। So guys, all I want to say is that you can still travel to Thailand on a budget in 2025, but you need to do some research or you need to adjust your budget slightly as a smart move. That's all I want to say in this video. ख़त्म करता हूँ इसके साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी इंसाइटफुल होगी आपके लिए और आपको ये पता लग गया होगा क्यों थाईलैंड में महंगाई बढ़ रही है और वो नीचे क्यों नहीं आती और टूरिस्ट को क्यों थोड़ा सा इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। एनीवेज, गुड बाय, टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।